CH-131 बलवीर की मृत्यु। कई वर्षों तक महाद्वीप की खोज करने के बाद अपने उत्कृष्ट कौशल और प्रचुर अनुभव के कारण मोहिनी को रानी द्वारा एक मिशन दिया गया था। उसका मिशन ग्रेट फॉरेस्ट में वास्तव में क्या हो रहा था, इसकी जांच करना था। हालांकि उसे अभी तक कालकेतु का कोई निशान नहीं मिला था। क्या उसने ये क्षेत्र छोड़ दिया? वह महान वन में प्रवेश करने में समर्थ नहीं हो सकता था, या हो सकता है कि उन्होंने खुद को यहाँ के पास छिपा लिया हो। मोहिनी के हाव भाव कठोर हो गए। इतना शक्तिशाली कालकेतु उनकी उपस्थिति से ही जंगल के लिए खतरा था और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन क्या वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को अपने दम पर ले सकती है? मोहिनी को तुरंत उस व्यक्ति की याद आई जिसने सभी ज़ॉम्बियों का वध किया था। वह नहीं जानती थी कि वह कौन था, लेकिन उसने जो शक्ति प्रदर्शित की वह अद्भुत थी। ये बहुत अच्छा होगा यदि वह इस शक्तिशाली व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सके जिसने गोब्लिन की तरह हाई लेवल के ज़ॉम्बियों का इलाज किया। नहीं, यह मेरा काम है। वह कमजोर नहीं हो सकती। यह उन्हें रानी द्वारा दिया गया एक कार्य था, जो नस्ल की परवाह किए बिना सभी गोब्लिन द्वारा गहरा सम्मान किया गया था। भले ही वह अपना जीवन खो सकती थी, उसे इसे पूरा करना था। पास की एक झाड़ी हिल गई। मोहिनी ने तुरंत अपने सैनिकों को उठा लिया और सतर्क हो गई। पहले उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था, लेकिन अब वह आसपास किसी की मौजूदगी का पता लगा सकती थी। किसी ने जो गोब्लिन की बढ़ी हुई सुनवाई और दृष्टि से बचने के लिए काफी अच्छा था, उसने खुद को प्रकट करने के लिए चुना था। क्या ये कालकेतु है? मोहिनी ने अपने सैनिकों को घबरा कर पकड़ लिया। उसके ठीक सामने झाड़ियों से एक आदमी निकला। आप! ये कोमल भाव वाला एक गोरा आदमी था। वह जादूगरशील था, जो अचानक गायब हो गया था। उसके कहने से पहले एक पल के लिए मोहिनी की आंखों में एक रोशनी चमकने लगी। आप अभी वापस आ गए। दर्शील ने सिर हिलाया। मोहिनी को उसके इस रवैये से थोड़ा अजीब लगा। क्या आपने उस जादुई योद्धा के बारे में कुछ सीखा? दर्शील ने कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय मोहिनी के चेहरे को देखना जारी रखा। उसने महसूस किया कि उस समय उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही थी, क्योंकि उसकी कोमल आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके आर पार देख रहे हो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उस आदमी के मुंह से निकले शब्दों ने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। हमें महान वन में जाने की आवश्यकता है। ये शब्द अचानक आए थे, लेकिन उसने उन्हें शांत स्वाभाविक स्वर में कहा था। मोहिनी ने उस क्षण महसूस किए गए झटके को छिपाने की पूरी कोशिश की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम मेरे जैसी बुरी औरत को ऐसा कुछ क्यों बताओगे? ये खराब अभिनय का समय नहीं है। हम समय से बाहर चल रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? तो आप एक बुरी औरत हैं जो कुछ भी नहीं समझती है। एक पेड़ के पीछे से एक और आदमी भयंकर आवाज वाला दिखाई दिया। ये वह आदमी था जिसने ज़ॉम्बियों को नष्ट कर दिया था। उसे याद आया कि उसका नाम आदिरा या ऐसा ही कुछ था। उसकी आंखों के तेज होने से पहले एक पल के लिए मोहिनी अपने रूप से हैरान थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? इसका क्या मतलब समझा जाए? बस चुप रहो और हमें जंगल में ले चलो। यहाँ तक कि अगर तुम एक ग्रेमलिन हो, अगर तुम हमारी मदद नहीं करते हो, तो तुम मर भी सकते हो। क्या? आदिरा की असभ्य टिप्पणी ने मोहिनी के चेहरे पर गुस्सा ला दिया। मानव ने आह भरी और उसे रोक लिया। आप इससे बाहर रहें। उससे बात करना काफी कठिन है जैसा वह है। मोहिनी, मुझे पता है कि तुम एक हाई ग्रेमलिन हो। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उस समय उसके स्थान पर एक चांदी के बालों वाला आदमी दिखाई देने से पहले दर्शील का शरीर कांपने लगा। मोहिनी ने आह भरी। वह उस बिंदु पर जानती थी कि उसके सामने का आदमी एक जादूगर था जो उससे कहीं बेहतर था। दर्शील नहीं, मानव, जो वापस अपने मूल रूप में बदल गया था, धीरे से बोला। मैं ग्रुप का जादूगर हूं। क्या आप शकल के बारे में जानते हैं? यह एक अहम बिंदु था। मोहिनी ने आहें भरने से पहले अपने होंठ को एक पल के लिए काटा। एक सा मोहिनी ने आखिरकार अभिनय करना बंद कर दिया। यदि वह उसके भ्रम के आर पार देख सकता था, तो ढोंग करने का कोई मतलब नहीं था। इस बीच आधिरा के हाव भाव अजीब हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने भ्रम के माध्यम से नहीं देख सकता था, और उसकी आंखों के सामने उम्र के धब्बों वाली बूढ़ी औरत ने अचानक स्त्री स्वर में बोलना शुरू कर दिया था। तो फिर तुम्हें देवताओं के बारे में पता होना चाहिए। नहीं,
शुरू से ही आपने कहा था कि आपने यह मिशन इसलिए लिया क्योंकि आप ज़ॉम्बियों के बारे में चिंतित थी। सही बात है। डेमिगोड, मैंने सुना है कि वे पारलौकिक प्राणी हैं जिनके पास लगभग दैवीय शक्तियां हैं। कोई रास्ता नहीं, कालकेतु जंगल में है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे एक डेमिगोड के अधीनस्थ हैं। इस पर मोहिनी भड़क गई। क्या आप दैवीय शक्ति को महसूस नहीं कर सकते? मैं ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे एक अजीब शक्ति महसूस हुई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह दैवीय शक्ति थी। वह ग्रुप का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वह ग्रुप के बारे में जानती थी। वह अनमोल, तीसरे मैजिक क्लब के क्लब मास्टर के समान थी। चूंकि हाई गोब्लिन की आबादी बहुत कम बताई गई थी, इसलिए उन्हें मनुष्यों की तरह ग्रुप के अस्तित्व को छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। हम जिस कालकेतु का शिकार कर रहे हैं, वह ग्रेट सुंदरवन फॉरेस्ट में प्रवेश कर चुका है। उसे छोड़ना हमारे लिए खतरनाक होगा। यह असंभव है। ग्रेट फॉरेस्ट बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करेगा, भले ही वे कट्टरपंथी तरीकों का इस्तेमाल करते हो। रानी तुरंत ध्यान देगी। हाँ, लेकिन यह आदमी अलग है। वह कैसे अलग है? मानव का उस समय बलवीर के बारे में बात करने का कोई इरादा नहीं था। हाई गोब्लिन विशेष रूप से वफादार जाति थे। इसका मतलब यह था कि उनके लिए उनके रैंकों के बीच एक गद्दार की संभावना को स्वीकार करना मुश्किल होगा। और इस बात की अधिक संभावना थी कि वह उनकी बातों पर संदेह करेगी और उन दोनों को भगा देगी। उनके आने से पहले उसने आधिरा से भी इस बारे में बात की थी। यह सिर्फ इतना ही नहीं था, उन्होंने ये भी तुरंत प्रकट करने का इरादा नहीं किया था कि वे जिसके पीछे थे वह एक देवदूत था। यह छिपाने के लिए बहुत कुछ महसूस हुआ, लेकिन उनके लिए सर्वनाश के देवदूत को वश में करना महत्वपूर्ण था। मैं आपको यह नहीं समझा सकता क्योंकि आप ग्रुप के सदस्य नहीं हैं। इसलिए मैं बस इतना कह सकता हूं कि हम ही हैं जो उसे ढूंढ सकते हैं। आपने उसके द्वारा बनाए गए ज़ोंबी को देखा है ना? क्या होगा अगर इस तरह की आपदा ग्रेट फॉरेस्ट के भीतर होती है? मोहिनी हिचकिचाने लगी। मानव ने फैसला किया कि अब अपना तुरुप का इक्का खेलने का सबसे अच्छा समय है। वह बेबस होकर बोला, अगर ऐसा है तो इसकी मदद नहीं की जा सकती। हमें दूसरा रास्ता खोजना होगा। असमंजस भरे भाव के साथ पूछे बिना नहीं रह सका। एक और तरीका। मैं डार्क गोब्लिन के बीच परिचित हूँ। अगर यह वे हैं, तो वे मुझ पर विश्वास करेंगे। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के घूम गया। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में छोड़ने का इरादा रखता है, लेकिन वास्तव में मानव उस समय हताश महसूस कर रहा था। पहली नजर में उसने जो योजना बताई थी वह एक बुरा विचार नहीं था। मानव के ध्रुव और लावण्या के साथ अच्छे संबंध थे, उन्होंने एक साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव भी किया था। इसलिए इस बात की प्रबल संभावना थी कि न केवल वे उस पर पूरा भरोसा करेंगे बल्कि वे उसे अपना पूरा समर्थन भी देंगे। समस्या ये है कि ये बताना असंभव है कि डार्क गोब्लिन से मिलने का मौका मिलने में कितना समय लगेगा। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प ये होगा कि मोहिनी की मदद से जंगल में प्रवेश किया जाए। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे कितना समय शेव कर सकते थे। मानव ने आशा व्यक्त की कि हाई गोब्लिन और डार्क गोब्लिन के बीच प्रतिद्वंद्विता 3500 वर्षों के बाद पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। रुको, मोहिनी ने मानव को तत्काल स्वर से रोका। क्या आप वास्तव में डार्क गोब्लिन के साथ संबंध रखते हैं? सही बात है। एक मानव उनके साथ कैसे बातचीत कर सकता है? महान एकीकरण के बाद भी डार्क गोब्लिन ने अपनी बंद प्रकृति को पूरी तरह से जाने नहीं दिया। द डार्क गोब्लिन अभी भी बंद है। कम से कम मानव ने ऐसा नहीं सोचा था। एक बंद ग्रुप किसी दूसरे देश में जादू की मीनार में कैसे जा सकता है और जादू सिखाने के लिए कैसे कह सकता है? क्या ब्लूटूथ गोब्लिन अजीब थे? मुझे परवाह नहीं है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। आधिरा ने सुना। वह इसे न दिखाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सामने महिला से मदद की भीख मांगने का विचार उसे पसंद नहीं आया। यदि वह कर सकता है, तो वह जंगल में प्रवेश करने के लिए पेड़ों को तोड़ देगा। बलवीर जहां कहीं भी था, वहां से पकड़कर उसे मार डालेगा। वह किसी भी गोब्लिन को हरा देगा जो आधी मौत में दखल दे। बेशक वे वास्तव में इस तरह की योजना से नहीं गुजर सकते थे। अगर बलवीर हंगामे को देखता और जंगल में कहीं और छिपने का फैसला करता, तो वे उसे डेमिगॉड बैठक से पहले नहीं ढूंढ पाते। 132 छोटा रास्ता। ग्रेट फॉरेस्ट सबसे बड़ा गोब्लिन क्षेत्र था।
क्या आप मुझे उन डार्क गोब्लिन के नाम बता सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं? हाँ, ध्रुव और लावण्या। मोहिनी ने एक गहरी सांस ली। उसकी प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें जानती है, इसलिए मानव ने उसके पूछने पर अपना सिर झुका लिया। क्या वे प्रसिद्ध हैं? मैंने ध्रुव का नाम कभी नहीं सुना है, लेकिन ग्रेट फॉरेस्ट में शायद कोई ऐसा नहीं है जिसने हाई गोब्लिन का नाम नहीं सुना हो। मानव को ध्रुव के लिए दया आ गई, जिसे उनके गांव का नया लीडर बनने के लिए तैयार किया जा रहा था, और उन्होंने लावण्या की शक्तिशाली गति को याद किया। यह उसे शोभा नहीं देता है। यह उसकी मदद से था कि वह डिप्टी क्लब मास्टर, एक देवदूत को हराने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुव और भास्कर दोनों की शक्तियों को पहचानने और समन्वय करने की उसकी क्षमता अविश्वसनीय रूप से सटीक थी। इसके अलावा केवल एक चीज जिसे मानव सही मायने में देख सकता है, वह जादू था जिसे उसने सही रूप से सीखा था। जब मार्शल आर्ट और स्पिरिट्स पावर की बात आई, जिसमें मानव सबसे अधिक कुशल था, मानव ये बताने में असमर्थ था कि वह वास्तव में कितना मजबूत हो चुका था। वह ध्रुव का टीचर थी, जो द्वितीय श्रेणी के जादू योद्धा, उन्हें कम से कम प्रथम श्रेणी की जादू योद्धा होनी चाहिए थी। मोहिनी ने एक छोटी सी आह के साथ अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे खेद है कि मैंने आप पर शक किया। मुझे आपकी बातों पर विश्वास है। मैं आपको मेरा गांव दिखाऊंगी। तुम सभी मुझे फॉलो करो। क्या आप अन्य भाड़े के सैनिकों को सूचित नहीं करना चाहते हैं? वह पूछ रही थी क्योंकि उसने भाड़े के समूह को बहुत पहले छोड़ा दिया था। हालांकि मोहिनी ने अपना सिर हिला दिया। जैसा आपने अभी कहा, हर सेकंड मायने रखता है। अभी आपकी मानवीय पहचान करने का समय नहीं है। मोहिनी ने आधिरा के कड़े शब्दों को सुना। अब आप समझ रहे हैं। मानव ने एक पल के लिए उसकी ओर एक गूंगी अभिव्यक्ति के साथ देखा। जिसने कुछ नहीं किया वह सबसे ज्यादा संतुष्ट था। मोहिनी मानव और आधिरा को उस विपरीत दिशा में ले गई जहां से कारवां जा रहा था। वहां पर महान वन का प्रवेश द्वार नहीं है। इससे वह वहां इंतजार कर रहे भाड़े के सैनिकों के बारे में सोचने लगा। मोहिनी ने सिर हिलाया। ये बाहरी लोगों के लिए एक प्रवेश द्वार है, लेकिन मैं एक घुमक्कड़ ग्रेमलिन हूँ। उस प्रवेश द्वार में एक कठिन प्रवेश और निकास प्रक्रिया के साथ साथ घुमावदार सड़क भी है। इसलिए निकटतम गांव तक पहुंचने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे। अब मैं आपको जिस शॉर्टकट की ओर ले जा रही हूं, उसके बारे में हर ग्रेमलिन जाति जानती है। छोटा रास्ता। उन्हें वह आवाज पसंद आई। यदि हम शॉर्टकट का उपयोग करते हैं तो हमें हाई गोब्लिन गांव शाहपुर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। क्या मुझे शाहपुर में ग्रुप के सदस्यों से संपर्क करना चाहिए? हम वहां पहुंचकर इस बारे में बात कर सकते हैं। मानव ने आर्यन के साथ हुई घटना को याद किया। बलवीर वही होगा या नहीं ये बताने वाला कोई नहीं था। इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता ये पता लगाना थी कि यह विशेष ग्रेमलिन कौन है। ग्रुप के साथ सहयोग करने के बाद आ सकता है। ये बहुत अच्छा होता अगर वह एक सामान्य आदमी होता। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत इच्छा थी, लेकिन वह जानता था कि संभावनाएं कम थीं। आखिरकार बलवीर को सर्वनाश के देवदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। बलवीर ने अपनी हथेली की ओर देखा। त्वचा सफेद और जैड जैसी थी, जो एक हाई गोब्लिन के लिए आम थी। हालांकि अन्य गोब्लिन की तुलना में भी उनकी त्वचा पीली दिखाई देती थी। यहां तक कि उसकी नसें भी उसकी त्वचा से साफ देखी जा सकती थीं। अचानक उसकी पीली हथेली से बैंगनी ऊर्जा फूटती हुई प्रतीत हुई। मृत्युंजय की दिव्य शक्ति। ये एक पारलौकिक शक्ति थी जो न केवल मृतकों को जीवित कर सकती थी और उन्हें अपना सेवक बना सकती थी, बल्कि यह सचमुच दूसरों को मौत के घाट उतार सकती थी। ये एक ऐसी शक्ति थी जो गोब्लिन के अनुरूप नहीं थी, जो सद्भाव के प्रतीक थे, लेकिन बैंगनी ऊर्जा ने फिर भी बलवीर के चेहरे पर मुस्कान ला दी। एक फ्लैश में उन्होंने अपनी ऊर्जा को याद किया, जिससे ये बिना निशान के गायब हो गया। आप किस बारे में चिंतित हैं? उस क्षण उसके सामने का स्थान धुंधला हो गया और उसके भीतर कुछ भ्रम देखा जा सकता था। यह एक कंकाल था। यह शुद्ध सफेद हड्डियों से बना एक विशाल कंकाल का भ्रम था और बैंगनी ऊर्जा से घिरा हुआ था, जिसकी आंखों के छिद्रों से हरे रंग का धुआं निकल रहा था। यदि मृत्यु को आकार दिया जाता तो क्या वह ऐसी नहीं दिखती? यहां तक कि अगर सबसे साहसी व्यक्ति भी इस आंकड़े का सामना करते हैं, तो वे अपने दिमाग पर पड़ने वाले दबाव से गिर जाएंगे। ये कंकाल मेघनाथ का था, जो 5 सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक था। मेघनाथ मर चुका है। इसकी भयानक आवाज थी, जैसे राक्षसों की चीखें, लेकिन बलवीर ने बस अपना सिर झुका लिया जैसे कि यह कुछ भी अजीब नहीं था।
क्या ये फिर से देशद्रोही था? सही बात है। और पहले की तरह ही कोई निशान नहीं मिले। बलवीर को समझ नहीं आया। वह अभी भी इस तथ्य को नहीं समझ सका कि देवताओं के बीच एक गद्दार था। ऐसे महान व्यक्तियों की सोच को कोई डेमिगोड कैसे समझ सकता है? बलवीर ने इसके बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचा। बलवीर ने मृत्युंजय से कहा, अगली बैठक तक सावधान रहें। तुम मरोगे तो मुझे भी खतरा होगा। जैसा आपका आदेश हो। मृत्युंजय का आंकड़ा धीरे धीरे गायब हो गया और अंतरिक्ष एक बार फिर स्थिर हो गया। सावधान रहे। वह केवल कुछ ऐसा था जिसे उसे बाहर करने की आवश्यकता थी। आखिरकार ग्रेट सुंदरवन फॉरेस्ट के भीतर कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। क्या ये वह जगह नहीं थी जो बाहरी लोगों के लिए बंद थी? बेशक ये सिर्फ एक कारण था, लेकिन दूसरे शब्दों में ये जगह उसके लिए दुनिया की हर जगह से भी ज्यादा सुरक्षित थी। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बलवीर ने उठकर अपने कपड़े ठीक किए। अंदर आइए। एक युवा हाई गोब्लिन ने विनम्रता से दरवाजा खोला। कहने से पहले उसने प्रणाम किया। बलवीर, रानी ने आपको बुलाया है। ठीक है। बलवीर मुस्कुराया। आखिरकार मैं अपनी बहन को बहुत लंबा इंतजार नहीं करवा सकता। जैसे जैसे जंगल घना होने लगा, मोहिनी ने कहा, यही वह जगह है जहां ग्रेट फॉरेस्ट शुरू होता है। पीछे मत पड़ो। अरे, उस भ्रमजाल को दूर करो। उम्र के धब्बों वाली बूढ़ी औरत के लिए आपके तरीके से बात करना अजीब है। मोहिनी के हाव भाव कठोर हो गए। आप असभ्य हो। मैं इसे अपनी ईमानदारी के लिए एक तारीफ के रूप में लूंगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि वह भी ऐसा ही सोचता होगा। नहीं, माफ करना। आदिरा ने कंधे उचका दिए। भ्रम को दूर करने से पहले मोहिनी ने आह भरी। जैसे ही उसका असली चेहरा सामने आया, आदिरा ने सराहना करते हुए सीटी बजाई। मुझे पता था कि तुम एक ग्रेमलिन हो, लेकिन तुम मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक और दिखती हो। मैंने अभी सोचा कि इस बिंदु पर इल्यूजन स्पेल का उपयोग जारी रखना अनावश्यक था। आपकी गंदी आंख कैंडी नहीं होना चाहिए। अब तुम बड़बड़ा रहे हो। आधिरा ने मानव की ओर मुड़ने से पहले कहा, क्या आप कुछ नहीं कहने वाले हैं? मुझे किसी भी तरह की परवाह नहीं है। मन की खपत इतनी अधिक नहीं है। उस टिप्पणी ने मोहिनी को थोड़ा चौंका दिया। भ्रम जादू बहुत उच्च स्तर का कौशल नहीं था, लेकिन इसे स्वाभाविक रूप से बनाए रखने के लिए काफी मात्रा में कौशल की आवश्यकता थी। यहां तक कि मन की खपत भी थोड़ी परेशान करने वाली थी। इसलिए जब वह एक बूढ़ी औरत के रूप में प्रच्छन्न थी, तो मोहिनी ने खुद को इंसानों से दूर कर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि भ्रम बनाए रखते हुए बातचीत पर ध्यान देना काफी थका देने वाला था। अगर वह उस प्रक्रिया को लापरवाही से कर पाती तो क्या वह 6 स्टार जादूगर है? लेकिन उनका असली चेहरा, जो उन्होंने कुछ समय पहले ही जाहिर किया था, काफी यंग लग रहा था। हो सकता है वह इंसान न हो। उसने सुना था कि ग्रुप के भीतर सभी प्रकार की जातियां होती हैं। जबकि मोहिनी सोच रही थी कि उसे अपने साथ इन दो आदमियों को कम नहीं आंकना चाहिए, मानव ने पूछने से पहले चारों ओर पेड़ों को देखा। क्या विदेशी अक्सर जंगल में प्रवेश करते हैं? यह 3500 साल पहले पूरी तरह से अकल्पनीय था। मैं वास्तव में नहीं कह सकता। महागठबंधन के बाद यह बेहतर हो गया। लेकिन निश्चित रूप से मैं यह नहीं कहूंगा कि यह बिल्कुल खुला भी है। मोहिनी ने चारों ओर देखा। मोहिनी के कान खड़े हो गए और फिर उसने दिशा बदल दी। यही कारण था कि गोब्लिन ही ऐसे थे जो बिना खोए जंगल में अपने गांव ढूंढ सकते थे। वे जंगल को फुसफुसाते हुए जाने का रास्ता सुन सकते थे, जिसे केवल गोब्लिन ही सुन सकते थे। कहते हुए मानव ने उसका पीछा किया। मैं चाहता हूं कि आप ग्रुप के सदस्यों के बजाय कालकेतु का शिकार करते हुए हमें भागीदारों के रूप में पेश करें। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि वे कौन हैं या कहां हैं। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, इसका मतलब यह नहीं है कि वे हाई गोब्लिन के गांव में नहीं जाएंगे। अगर बलवीर वहां नहीं है, तो हमें उसकी तलाश करनी होगी। वह झूठ था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि बलवीर हाई गोब्लिन के गांव में होगा। हालांकि वह सकल सदस्यों के रूप में अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर्फ एक प्रशंसनीय बहाना बना रहा था। वैसे भी आदिरा ग्रुप से नहीं था। एक पल के लिए झिझकने के बाद मोहिनी ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं, लेकिन मैं रानी को सच बताऊंगा। वह उसकी अपेक्षा से अधिक लचीली थी। क्या ये इसलिए था क्योंकि वह एक घुमक्कड़ ग्रेमलिन थी जिसने महाद्वीप की खोज की थी?
यदि वह जीवन भर जंगल में रही होती तो शायद वह इस तरह के एक तुच्छ झूठ को अपने नीचे पाती। मानव को लगा कि यह अच्छी बात है। बेशक आपको चाहिए। ये तब था। मानव के दिमाग में एक आवाज गूंजी। गांव में प्रवेश करने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं? यह आदिरा की आवाज थी। ये टेलीपैथी मंत्र नहीं था, बल्कि ये कंडक्टिव साउंड नामक एक कौशल था जिसका उपयोग मैजिक वॉरियर द्वारा किया जाता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना कम फुसफुसाता है, वह गोब्लिन की सुनवाई से बचने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उसने इसके बजाय ये तरीका चुना। टेलीपैथी का उपयोग करके मानव ने उन्हें जवाब दिया। हमें यह पता लगाना है कि बलवीर क्या कर रहा है। क्यों न हम रानी या किसी और के सामने उसकी पहचान प्रकट कर दें। वह मानव की अपेक्षा से कहीं अधिक सरल थे। उसे बस उम्मीद थी कि आदिरा गांव में अपना मुंह नहीं चलाएगा। उसने फैसला किया कि इससे पहले कि वह कुछ बेवकूफी करे, उसे जितना संभव हो उतना बताना बेहतर होगा। अगर वह पूरी तरह से अपनी दिव्य शक्ति को छुपाता है तो हमारे पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होगा कि वह एक देवदूत है। हम व्यवहारिक रूप से बाहरी हैं, इसलिए वे हमारे प्रति थोड़ा सावधान रहेंगे, और अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वे हमें गांव से बाहर निकाल सकते हैं। चूंकि बलवीर एक हाई गोब्लिन था, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह गांव में है। मानव ने मोहिनी की पीठ की ओर देखा। मैं सिर्फ पानी का परीक्षण कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों जातियों के बीच अभी भी कुछ तनाव है। डार्क गोब्लिन की मदद से हाई गोब्लिन के गांव में जाना हमारे लिए लगभग असंभव होगा, और अगर हम करते भी हैं तो इसमें काफी समय लगेगा। तभी आधिरा को एहसास हुआ कि मानव ने इतने सारे झूठ क्यों कहे थे। कम से कम यह ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर पाता। क्या सभी जादूगर ऐसे ही थे? उसने केवल छोटे छोटे टुकड़े और टुकड़े ही सुने थे, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि मानव की एक बहुत ही व्यवस्थित योजना थी। इसलिए उसने चिंता की अस्पष्ट भावना खो दी जो उसके पास थी, और इसके बजाय वह आश्वासन से भर गया था। उसी क्षण वह समझ गया कि विजेंद्र ने उसे किस रूप में देखा है। हमें निर्णायक सबूत खोजने होंगे। इसका मतलब है कि हमें ऐसे प्रमाण खोजने होंगे जो उन्हें ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प न दे कि वह एक देवदूत है। इसमें उन्होंने बहुत सोच विचार किए। आपसे मिलकर अच्छा लगा, दोस्त। उस समय मानव ने अपने चेहरे पर एक खाली अभिव्यक्ति के साथ आधिरा को बहुत देर तक देखा। आधिरा की चंचल आवाज और भाव किसी और के साथ ओवरलैप करने लगते थे। आधिरा ने अपना सिर झुका लिया, मानो मानव से पूछ रहा हो कि वह क्या देख रहा है। CH-133 द ग्रेट फॉरेस्ट। मानव ने अपना सिर हिलाया, और उस क्षण उसके दिमाग में आए कबीर की छाप मिटा दी, क्योंकि उसके सामने जो व्यक्ति था वह कबीर नहीं था। हाई गोब्लिन गांव शाहपुर पहुंचने में उन्हें आधा दिन लग गया। मानव और आधिरा ने उस विशाल पेड़ को देखा जो दूर से मंडरा रहा था। एक पल पहले वहां कुछ भी नहीं था। ये बाधाओं से छिपा हुआ होगा। सही बात है। मोहिनी ने सिर हिलाया और आधिरा ने अपनी ठुड्डी बाहर निकाल ली। तो वह वर्ल्ड ट्री है। ये वास्तव में उस नाम के लिए काफी बड़ा है। हम इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। क्या बोधि वृक्ष? आधिरा, जिसने कई बार इस शब्द का उच्चारण करने की कोशिश की, ने जल्द ही हार मान ली। बहुत गंदा। इसका कुछ बार उच्चारण करने से ऐसा लगता है कि आपकी जीभ टेढ़ी हो रही है। क्योंकि यह गोब्लिन के लिए है, हमें यह कहने में कोई समस्या नहीं है। मोहिनी गांव के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी हो गई। इसके चारों ओर देखा एक छोटा सा खेत था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि किसी चीज को प्रवेश करने से रोकने के लिए उन्हें वहां रखा गया था। हालांकि वहां दो गोब्लिन खड़े थे जो पहरेदार प्रतीत होते थे। दोनों महिलाएं थीं। बाईं ओर की ग्रेमलिन निकट आई। मोहिनी, जितनी जल्दी हमने नहीं सोचा था कि तुम वापस आ जाओगी। वह अपनी भाषा में बोली। आधिरा स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही थी, और मानव ने भी न समझने का नाटक किया और चुप रहा। यह अभी हुआ। आशा, क्या यहाँ सब ठीक है? उद्धरण चिन्ह। कोई समस्या नहीं। और कालकेतु की तलाश कैसी है? अभी भी प्रगति कर रहे हैं। आशा नाम की ग्रेमलिन ने मानव और आधिरा पर नजर डाली। वे तुम्हारे पीछे के लोग कौन हैं? इंसानों की तरह दिखते हैं। कालकेतु का शिकार करते समय मुझे कुछ मदद मिली। वे मेरे साथी हैं। सौभाग्य से उसने उनका परिचय कराया जैसा मानव ने कहा था। झूठ की वजह से उसके हाव भाव थोड़े सख्त हो गए थे,
लेकिन आशा को उनकी बातों पर जरा भी शक नहीं हुआ। फिर भी क्या कोई कारण है कि तुम उन दोनों को शहर में क्यों ला रही हो? रानी ने मुझे एक मिशन सौंपा था। मेरे पास इन दोनों बाहरी लोगों को गांव में लाने का पर्याप्त अधिकार है। बेशक मुझे ये पता है। आशा ने कंधा उचकाया। मैं एक लड़ाई लेने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप स्मार्ट और अनुभवी हैं। धन्यवाद। मुझे इतना आक्रामक होने के लिए खेद है। वह ठीक है, लेकिन आप इन बाहरी लोगों को ज्यादा देर तक गांव में नहीं रख सकते। तुम्हें पता है ना? बेशक। दोनों ने जल्दी से अपनी बातचीत समाप्त की और मोहिनी ने मानव की ओर रुख किया। यहाँ बाहरी लोगों को लिए रानी को बधाई देने की मानक प्रक्रिया है। दर्शील, नहीं मानव, क्या हम पहले बोधि वृक्ष चले? अगर यह प्रक्रिया है तो निश्चित रूप से हमें इसका पालन करना चाहिए। मुझे नींद आ रही है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद आप किसी नर्म बिस्तर पर अपनी आंखें टिका सकते हैं। नर्म बिस्तर? तुम्हें पता है कि मुझे विश्वास दिलाने के लिए क्या कहना है। इसके बाद उन्होंने आदिरा के साथ मोहिनी का अनुसरण किया। ये पहली बार था जब उसने ग्रेट फॉरेस्ट में प्रवेश किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 3500 साल पहले उसने गोबलिन के साथ बहुत अधिक बातचीत नहीं की थी। इसके अलावा उन्होंने ग्रेट फॉरेस्ट को बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसलिए वह पहली बार बोधि वृक्ष को व्यक्तिगत रूप से देख रहा था। विशाल वृक्ष ने एक गरिमापूर्ण आभा बिखेरी जो उसके नाम के अनुकूल थी। साथ ही गांव का वातावरण शांतिपूर्ण और आरामदायक था। यह उससे बहुत अलग था जिसकी उसने कल्पना की थी कि एक डार्क गोब्लिन गांव कैसा होगा। जाति, क्षेत्र और देश के आधार पर विभिन्न गुणों वाले मनुष्यों के लिए भी यही था। यह बहुत आश्चर्यजनक था। रानी का हॉल बोधि वृक्ष में है। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। इसलिए कृपया शिष्टाचार का बुनियादी स्तर बनाए रखने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ उसने आदिरा को चिंतित रूप से देखा, जो सूंघ रहा था। मुझे पता है कि तुमने मुझे एक असभ्य आदमी के रूप में गलत समझा है, क्योंकि ऐसा ही दिखाई दिया। लेकिन आपको पक्षपात नहीं करना चाहिए। वह मानव पर नजर गड़ाए हुए था। क्या आप भी चिंतित हैं? जरूरी नहीं। गोब्लिन क्वीन को एक अच्छी इंसान कहा जाता है। अकेले बड़प्पन और लालित्य शब्द उसके वर्णन के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। यदि आपने उसे अपनी आंखों से देखा होता तो शायद आप चाहकर भी उसका अनादर नहीं कर पाते। मोहिनी ने मानव को आश्चर्य से देखा क्योंकि ऐसा लगा कि वह रानी के बारे में उसकी अपेक्षा से अधिक जानता है। इसके अलावा आदिरा के साथ उनका रिश्ता थोड़ा अजीब था। कई बार वे दोस्त लगते हैं। दूसरों में यह एक शरारती, अपरिपक्व शिष्य और उनके शिक्षक की तरह है। कुछ देर बाद वे बोधि वृक्ष पहुंचे। जब उन्होंने ऊपर देखा, भले ही वे अपनी गर्दन को 90 डिग्री झुका लें, वे ऊपर नहीं देख पाएंगे। सौभाग्य से रानी शीर्ष पर नहीं रही। यह स्पष्ट था कि उस पेड़ पर चढ़ने में बहुत लंबा समय लगेगा जो किसी भी जादुई मीनार से बहुत बड़ा था। तनों से बनी प्राकृतिक सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद उन्होंने विश्व वृक्ष के अंदर एक विशाल स्थान देखा। वे यह नहीं बता सकते थे कि क्या अंतरिक्ष खोदा गया था या यदि यह स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा था। लेकिन इतनी बड़ी जगह भी बोधि वृक्ष के आकार पर विचार करने में कोई समस्या नहीं थी। जब वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे तो ऊपर से 4 ऊंचे गोब्लिन गिरे पड़े थे। आधिरा की आंखें उनकी नर्म लैंडिंग पर चमकीली चमक उठी जिसमें कोई आवाज नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि ये गोब्लिन काफी कौशल वाले जादुई योद्धा थे। मोहिनी, तुम्हारे पीछे कौन लोग हैं? सबसे आगे ग्रेमलिन थी जो बोलती थी। उनके चेहरे पर केवल हल्की झुर्रियां थीं, लेकिन गोब्लिन की उम्र को देखते हुए उनकी उम्र शायद 250 साल के आसपास थी। वे बाहरी लोग हैं जो कालकेतु का शिकार करने में मेरी मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वजह से हमें थोड़े समय के लिए गांव में रहना होगा, इसलिए मैं उन्हें रानी का अभिवादन करने और अनुमति लेने के लिए यहाँ लाई हूँ। समझा। मानव के बोलने से पहले गोब्लिन ने उसे तीखी निगाहों से देखा। रानी, बाहरी लोगों के सामने अपने शब्दों और कार्यों से सावधान रहें। आदिरा को देखने से पहले मानव ने सिर हिलाया। आदिरा, जो कुछ स्मार्ट कहने वाला था, बस मानव के लुक को देखकर अपना कंधा उचकाया और अपना मुंह बंद रखा। मानव कहने के लिए कि मानव जानता था कि वह क्या करना चाहता है। ये तब था। कोई बोधि वृक्ष से बाहर चला गया। उन्हें देखने के बाद मानव को थोड़ी हैरानी हुई। ये डार्क गोब्लिन का एक समूह था, जिनकी सांवली त्वचा और चांदी के बाल थे।
और क्या लावण्या समूह में सबसे आगे वालों में से एक था? लावण्या के बगल वाले आदमी से कुछ कहने से पहले एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे एक पल के लिए घूरता रहा। मुझे नहीं पता कि क्या ये ठीक हो गया, जादूगर रूपेश। रूपेश का नाम का आदमी ठंडे स्वर में बोला। मुझे लगता है कि यह सब अंत में काम करेगा। सुनकर अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि आप ब्लूटूथ जनजाति के प्रमुख बन गए। आप अपने मधुर शब्दों के साथ काफी अच्छे हैं। अच्छा, अब हम विदा लेते हैं। मानव के समूह को देखने के लिए रूपेश ने अपना सिर घुमाया। जबकि वह बस मानव को घूरता रहा, उसने आधिरा की ओर थोड़ी भयंकर टकटकी लगाई। क्या वे बाहरी लोग हैं? वह बहुत कुशल प्रतीत होते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी अभिव्यक्ति पसंद है। क्या तुम झगड़ना चाहते हो? धैर्य। दो आवाजें ओवरलैप हुई। वह मानव और रूपेश के बगल में खड़ी एक पुरानी ग्रेमलिन की आवाजें थी। बूढ़ी गोबलिन और मानव की आंखें उस पल में मिली, इससे पहले कि उन्होंने एक ही समय में सिर हिलाया। रूपेश ने जल्दबाजी के कदमों से आगे बढ़ने से पहले अपनी इच्छा पर लगाम लगाई। तब मैं कुछ युवकों को यहाँ छोड़ दूंगा। लावण्या, आप चुनते हैं। हाँ, प्रमुख, हम कुछ युवाओं को भी भेजेंगे। अपना सिर हिलाने के बाद डार्क गोब्लिन चला गया। लावण्या ने मानव की आंखों से मुलाकात की। उसने अपना सिर झुका लिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने मानव के भ्रम को समझ लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सोच रही थी कि यह अजनबी बाहरी व्यक्ति उसे क्यों घूर रहा है। मानव ने जल्द ही अपनी टकटकी लगा ली। अभी के लिए उन्हें महारानी से मिलने पर ध्यान देना चाहिए। हाई गोब्लिन बोला। क्वीन वर्ल्ड ट्री के सबसे भीतरी हिस्सों में रहती थी। जिस क्षण कोई प्रवेश करता है, ये कहना बहुत अधिक नहीं था कि दुनिया का शोर गायब हो गया। और यह हस्ती, जो आसानी से सबका ध्यान खींच सकती थी, घास से बुने सिंहासन पर बैठ गई। उसके पास शुद्ध सफेद बाल थे जो ताजा बर्फ और पीली त्वचा की तरह दिखते थे, जो कि और भी अधिक सफेद लग रहे थे। उसकी दो चांदी की आंखें रात के आसमान में सितारों की तरह चमक रही थीं। उसका रूप देखकर आधिरा भी अवाक रह गया। मोहिनी की तुलना में, जिसकी उपस्थिति को पहले से ही असाधारण कहा जा सकता था, उसकी सुंदरता अलौकिक थी।